नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। सबसे पहले बात होगी वायु प्रदूषण की चपेट में आई दिल्ली की। जी हां, दिल्ली वायु प्रदूषण की चपेट में आने लगी है और हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। आपको बता दें कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी के इंडेक्स की अगर बात की जाए तो लगातार निचले स्तर पर वो जाता जा रहा है, खराब पोजीशन में है, खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। आपको ये बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक अब कम से कम दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक लोगों के लिए बाहर निकलना सेहत से समझौता करना है। आपको यह भी बताते चले कि बहुत ज़्यादा बाहर रहने पर फेफड़े, सांसों से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं और प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर के हालात बेहद ख़राब होने लगे हैं। अब आपको ये बता दें कि सफ़र एजेंसियों ने लोगों को सलाह दी है कि वो सुबह और शाम के वक्त जो है सैर करना बंद कर दें। न सिर्फ संवेदनशील लोग बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी सुबह शाम बाहर निकलना नुकसानदेह हो सकता है। दोपहर के समय धूप आने पर थोड़ी देर के लिए खिड़कियां जरूर खोल सकते हैं और दिन के किसी भी समय अधिक देर तक बाहर रहने से बचने की सलाह दी गई है। अगर बाहर जाना जरूरी है तो N95 या फिर P100 मास्क का इस्तेमाल करें। प्रदूषण से बचाने में यही मास्क जो है वो असरदार हैं, कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में आप बेवजह बाहर ना निकलें और अधिक से अधिक बाहर न रहें। अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से बाहर जाना भी पड़ता है तो चेहरे पर मास्क लगाएं, फिर चाहे वो N95 हो या फिर P100। ऐसे में दिल्ली में सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो वायु प्रदूषण है उसका सीधे तौर पर दौर चल रहा है। आपको ये बता दें कि वायु प्रदूषण की चपेट में है दिल्ली। देखिए, लॉकडाउन का जो मुझे सबसे बड़ा फायदा लगा वो सबसे पहले तो कोरोना से बचाव और दूसरी बात ये जो पॉल्यूशन कम हुआ है, हमारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, प्लस में हमारी फैक्ट्रीज जो हैं जो पॉल्यूशन में बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न है। प्लस में आपका ये लगा लो जो परालियाँ जल रही हैं, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा कॉज है, तो वो बंद होना चाहिए। उसके लिए हमारे लीडर्स को, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको एक मेजर एक्शन लेना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो सके हमारा पोल्यूशन और हमारे को जो तकलीफ हो रही है, जैसे आज हम सब मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो वो तकलीफ हमारी कम हो सके हम लोगों के। देखिए, रिस्क तो बहुत है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और साथ में और भी जो मतलब क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं जिन लोगों को, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे सांस लेना तो सबसे ज़रूरी है, ऑक्सीजन वगैरह आना चाहिए बॉडी में, बट अभी नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो अब शुरू हो गई है। सर, साइकिलिंग करते हुए काफ़ी दिक्कत होती है। एक तो मास्क लगाना पड़ता है और मास्क उतारे पोल्यूशन नहीं चलाने देता, तो काफ़ी इससे हमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम तो हो ही रही है। और कंट्रोल का सवाल ये है, ऑड इवन जैसे केजरीवाल जी ने शुरू किया, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लोगों पे गाड़ियां भी काफ़ी हैं और लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, ऑड नंबर की गाड़ी ले लेते हैं, एक इवन की भी ले लेते हैं, और जिससे हम लोग ही सतर्क, मतलब हम लोगों को ही थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए कि हम लोग भी सरकार की और देश की मदद करें, क्योंकि देश भी हमसे ही है। तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी सख्त होना चाहिए और सख्त कानून लाने चाहिए जिससे हम लोग भी पॉल्यूशन करने से रोक सकें, और फैक्ट्री और इधर और जो भी चीज़ें जो जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसके लिए भी स्मार्ट आइडिया होने चाहिए कि कुछ ऐसा करें जिससे पॉल्यूशन कम हो और ये सब होने से रुक सके, ताकि ये लोग हंसी सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए भी काफ़ी डेंजरस है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधा जुड़े हुए हैं। राजीव, जहरीली हो गई है दिल्ली की हवा, फिलहाल क्या कुछ हालात? देखिए, बिल्कुल बात है। जिस तरीके से दिल्ली की जो हालात है वो कहीं ना कहीं डरावने होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो पड़ोसी राज्यों के अंदर पराली जलाई जा रही है, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो पहले ही कोरोना की महामारी चल रही थी और उसको लेकर ही दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने की कोशिश कर रही थी। मगर अब जब जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, दूसरी तरफ पराली जलाई जा रही है और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का जो स्तर दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है और दिल्ली के लोग लगभग काफी हद
तब तक डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं और लगातार दिन के वक्त भी, या कह सकते हैं सुबह जो मॉर्निंग का वक्त होता है जिस समय मौसम साफ होता है और उस समय भी सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें जरूर हैं और लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो पराली जलाई जा रही है या फिर जो मौसम का जो कह सकते हैं जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करे। मगर दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो पराली जलाई जा रही है पड़ोसी राज्यों की तरफ से, उनको वो पराली बंद कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से एक और कोशिश की जा रही है, जो ट्रैफिक यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, यानी कि रेड लाइट पे उनके सिविल डिफेंस के जवान खड़े हुए हैं और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। और जैसे ही रेड लाइट होती है तो उनको गाड़ियों को बंद करने के लिए कहा जाता है कि गाड़ियां बंद कर दें, जिससे कम से कम 10 से 15% के करीब पॉल्यूशन घट सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कोशिश जरूर की जा रही है, मगर अभी भी कोशिश कारगर नहीं है। और लगातार एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। क्या कहते हैं जो मास्क है N95 का मास्क जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को फ्री बांटना चाहिए जनता के लिए, ताकि जो लोग वो खरीद नहीं पा रहे थे या जिन्होंने अपने जो कपड़े के मास्क बनाए थे वो कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए जरूर थे, मगर पॉल्यूशन के लिए अगर बचना है तो इस तरीके के मास्क सरकार की तरफ से बांटने चाहिए। और कहीं ना कहीं जनता को इस तरीके के मास्क जब तक मिलेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। और कहीं ना कहीं बात करें जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं सबसे ज्यादा, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि आप लोग घर से बाहर ना निकले। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि घर से बाहर नहीं निकले, मगर किसी ना किसी कारणवश किसी ना किसी व्यक्ति को या बच्चों को या फिर बड़ों को घर से बाहर तो निकलना पड़ता है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर इसके अंदर कार्य करना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन का स्तर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके और जनता को राहत मिल सके। जी, कुछ ऐसे चिन्हित इलाके, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर विशेष तौर पर हिदायत दी गई हो राजीव कि उस जगह जाने से बचना चाहिए, वहां पर ज़्यादा हालत ख़राब है, वहां पर जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा खतरे की जद में है? देखिए बिल्कुल बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से जो यानी कि आउटर दिल्ली है, यानी कि जहां पर किसान अपनी खेतीबाड़ी करते हैं या फिर दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं जहां पर पराली जलाई जा रही है या उनको रोकने की कहा जा रहा है, उन इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा गया है। खास तौर पर जो ट्रैफिक चलता है यानी कि ट्रांसपोर्ट जो चलता है वो इन्हीं रोडों के द्वारा पर दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ तक कि जैसे गाजियाबाद बॉर्डर हुआ या फिर नोएडा बॉर्डर हुआ या फिर हरियाणा बॉर्डर हुआ, तो कहीं ना कहीं उन रास्तों को लिए कहा गया है कि यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोल किया जाए। और कहीं दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कामयाबी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पराली जलती चली जा रही है और कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए जो कोशिश है वो नाकामी साबित हो रही है। तो मगर जनता को दिक्कतें हो रही हैं, जनता के लिए चाहिए कम से कम सुविधाएं मुहैया कराई जाए या फिर दिल्ली जो पड़ोसी राज्य है उनसे बातचीत की जाए कि ताकि पराली जलाना कम किया जाए या पराली को बंद किया जाए। मगर जब तक इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी तो दिल्ली की नहीं पूरे NCR और आसपास के जो शहर हैं उन तक में दिक्कतें होंगी, क्योंकि जब तक हर बार देखा जाता है जिस तरीके से पराली जलाई जाती है तो दिक्कतें पड़ोसी राज्यों में भी होती है, नोएडा में भी होती है, यूपी में भी होती है और कहीं ना कहीं जो हरियाणा है। सुप्रीम कोर्ट के सीधे तौर पर निर्देश हैं कि आप पराली नहीं जला सकते, बावजूद इसके तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए राज्य के लोग, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, यहाँ तो कानून की सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पष्ट है, जहां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चल रहा है उसके बाद बीच भी जो राज्य सरकारें हैं वो इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं या फिर कहें कंट्रोल करना चाहती नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए कि जो किसान है वो भी उनको वोट देता है और कहीं ना कहीं जो पराली जलाने वाले लोग हैं वो भी उनको वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति के अंदर जो क्या कहते हैं मिडिल क्लास का या फिर कहें जो लोअर क्लास का इंसान है वो पिसता चला जा रहा है। क्योंकि देखो सांस लेने के लिए सबको सांस चाहिए, वायु प्रदूषण घटेगा तो ही लोगों को सांस लेने में आसानी होगी। मगर जिस तरीके से हर राज्य की सरकारें कोशिश करने के नाम पर सिर्फ एक ड्रामे कह सकते हैं आडंबना बिल्कुल जाहिर तौर पर राजीव काम करके दिखाना होगा और तमाम जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उनसे जनता को निकालना भी होगा सरकारों को। सिर्फ संवेदना जता देने से या फिर ये कह देने से कि चिंताएं व्यक्त कर देने से व्यवस्थाएं नहीं सुधरने, जो अव्यवस्था है वो नहीं व्यवस्थाओं में बदलने वाली हैं। इस लिहाज से सरकारों को भी सोचना होगा और आगे आकर तमाम सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप लोगों को राहत देनी होगी, क्योंकि एक और वैसे ही देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऊपर से ये और एक बड़ी मुसीबत। ऐसे में राज्य सरकार जो है NCR के इलाके हैं या फिर पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों को सीधे तौर पर सख्ती बरतनी होगी, पराली को
न जलाने को लेकर भी तमाम सारे जो नियम हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हों या फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हों, उनका पालन राज्य सरकारों को भी कराना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा, तब कहीं जाकर इस पर विराम लग पाएगा। अगर यही हालात रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं दिल्ली की जनता के लिए। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हाथरस से खबर है, आपको बता दें हाथरस कांड के पीएफआई कनेक्शन की जांच अब एसटीएफ की विशेष यूनिट ने शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की साजिशें भी तेज होती नजर आ रही हैं, इनकी भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक 4 लड़के और एक भाभी पीड़िता के घर में मौजूद थीं। बताया जा रहा है कि चारों लड़कों के पास आईफोन था जो लगातार कहीं बातें करते थे। साथ ही पीड़िता के घर के पास के कमरे में हजारों पानी की बोतलें रखी हुई थीं ताकि मीडिया और दूसरे लोगों को पानी पिलाया जा सके। आपको ये बता दें कि परिवार की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि परिवार वाले इस तरह का कोई इंतजाम करने के लिए वो सक्षम था। परिवार पीएफआई से जुड़े 4 संदिग्ध मथुरा टोल प्लाजा पर पकड़े गए थे। अब आपको बता दें कि एसटीएफ इस बात की जानकारी जुटा रही है कि घर के भीतर रहने वाले लड़के और तथाकथित परिवार की भाभी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों का कोई कनेक्शन था या नहीं। साथ ही मथुरा में पकड़े गए 4 लड़कों का रोल, 4 आरोपियों का रोल क्या था और एसटीएफ जांच से इतर आपको बता दें कि हाथरस कथित गैंगरेप में इसमें सीबीआई जांच लगातार जारी है और सीबीआई की टीम मंगलवार को पीड़ित परिवार से 1 घंटे की पूछताछ करती हुई नजर आई। पीड़िता के बड़े भाई ने बताया कि वो घटना के समय घर पर ही था और इस दौरान सीबीआई ने पीड़िता के भाई से पूछा था कि घटना के दिन वो कौन से कपड़े पहने हुए थे। तो वहीं पीड़िता के भाई का कहना था कि चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटू गलत बयान दे रहा है। भाई का ये भी कहना है कि छोटू बाद में घटना स्थल पर पहुंचा था। पीड़िता के भाई ने कहा है कि विक्रम उर्फ छोटू को वो जानते हैं और वो उन्हें घर पर बुलाने भी आया था। ऐसे में हर एक बारीकी से हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए सीबीआई की जांच पड़ताल जारी है और दूसरी ओर पीएफआई कनेक्शन को लेकर अब एसटीएफ की विशेष टीम ने शुरू कर दी है जांच। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। पुनीत, दोनों ही पहलुओं की गहन जांच पड़ताल की जा रही है, पीएफआई कनेक्शन को लेकर भी, क्योंकि जो स्थिति देखने को मिली कि परिवार के जो परिवार था, पीड़ित परिवार, उनके घर के बाहर जो कमरा था उसमें हजारों पानी की बोतलें, वहां पर ऐसे इंतजामात किए गए थे कि जो भी लोग आएंगे उनकी पूरी सेवा की जाएगी। ऐसे में वो परिवार तो सक्षम नहीं लग रहा था। ये भी एक पहलू हो सकता है एसटीएफ के लिए कि कहां से ये सारी चीजें आई, क्योंकि पीएफआई फंड की भी बात आ रही है कि पीएफआई कनेक्शन है, पीएफआई ने बड़ी फंडिंग की है उस परिवार के लिए। और जो टोल प्लाजा पर, माठ टोल प्लाजा पर जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनका क्या कुछ कनेक्शन है। ये तमाम सारे पहलुओं की जांच कर रही है एसटीएफ। अब जी बिल्कुल, अब एसटीएफ इसकी जांच कर रही है, क्योंकि हाथरस कांड में जिस तरीके से पीएफआई का हाथ निकल करके सामने आया था कि पीएफआई इसमें बड़ी फंडिंग करके इसे एक दंगे के रूप में उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाना चाहती है और पूरी दुनिया में, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में दंगों का प्रदेश एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है। बहुत बड़ा प्लान था। हाथरस से ये आग लगती और पूरा उत्तर प्रदेश शायद इसमें जलता, ऐसी पूरी प्लानिंग करी गई थी। क्योंकि जिस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे थे, वो लोग भी पहुंचे जो कभी उत्तर प्रदेश आते नहीं थे, वो नेता भी पहुंचे जिनका उत्तर प्रदेश से कभी कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन पुलिस को लग रहा था कि इन लोगों को कहीं से तो फंडिंग करी जा रही है। देखिए, नेताओं की अगर बात हटा दीजिए तो तमाम ऐसे संगठन थे जो सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंच रहे थे, जबकि उनको ये पता था कि धारा 144 लागू है, 5 से ज्यादा लोगों को जाना अलाउ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो पहुंच रहे थे। तमाम तरीके के संगठन बने हुए थे, वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचते थे, पुलिस से अभद्रता करते थे, उत्पात मचाने का पूरा उनका प्लान था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती के चलते वो लोग ऐसा नहीं कर पाए और उनका पूरा प्लान यही था कि पुलिस जैसे उनको रोकेगी वो उपद्रव करेंगे, आगजनी होगी, तोड़फोड़ होगी, ऐसे ही जैसे कि सीए और एनआरसी के विरोध में हुआ था। भीड़ के बीच में ये चेहरा बनकर के छिप जाते हैं और उसके बाद आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और जातीय दंगा भड़काने का पूरा प्लान था। लेकिन जिस तरीके से अब जो सबूत हाथ लग रहे हैं और जो 4 लोग पकड़े गए हैं, अब इस मामले की एसटीएफ जांच करेगी। अगर हम पॉइंट पे बात करें तो पीड़िता के जो परिवार है, जब परिजनों से मिलने लोग वहां पहुंच रहे थे तो वहां नाश्ते पानी का पूरा इंतजाम था, कुर्सियां लगा दी गई थी बैठने के लिए, तमाम तरीके के ऐसे इंतजाम थे जो परिवार सक्षम नहीं है कर पाने में। ऐसे में कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही थी और जिस तरीके से एक लेडी का नाम निकल करके सामने आया कि वो मध्य प्रदेश से आई थी, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका उत्तर प्रदेश से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं, ना तो पीड़िता से कोई कनेक्शन, वो वहां पर क्या कर रहे थे, तमाम ऐसे सवाल हैं अब जिनके उत्तर एसटीएफ खोजेगी। जी
कनेक्शन तो जबलपुर से निकला ही, जबलपुर की डॉक्टर वो बताई गई, लेकिन इसके पहले पुनीत आपको याद होगा कि एक लगातार एक वीडियो उस भाभी का वायरल हुआ जो सीएए के विरोध में मंचों पर जाकर सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाती हुई नजर आई थी, हुंकार भरती हुई नजर आई थी। उस सीएए के विरोध में भी उसका अहम किरदार रहा है। देखिए, सीधे तौर पे पीएफआई के जो सदस्य हैं ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक संगठन है और इसके जो सदस्य हैं वो एक आम आदमी के तरीके होते हैं, लेकिन इनका जो मेन काम होता है भीड़ में चेहरा बनकर के ये शामिल होते हैं और उसके बाद आगजनी करते हैं। अगर सीएए और एनआरसी की हम बात करें तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, राजधानी लखनऊ की बात कर लेते हैं तो परिवर्तन चौक चौराहे पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इसी बीच भीड़ के बीच से ईंटें पत्थर चलना शुरू हो जाते हैं, जिसका जवाब पुलिस देती है। उसके बाद जो वहां पर चैनल्स की ओवी वैन खड़ी रहती है उनको फूंक दिया जाता है, तमाम जगह आगजनी करी जाती है, लोगों की बाइकों को, कारों को आग के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन जब इस कनेक्शन की जांच करी गई, जब जांच पड़ताल में ये बात निकल करके सामने आई कि भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो पीएफआई के सदस्य थे और चेहरा बनकर खड़े थे और उनको ऊपर से मैसेज था कि तुमको इस तरीके से काम करना है। हालांकि हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तब भी हमने इस बात को देखा था कि जो भी लोग प्रदर्शन करने आए थे, जब ईंटा पत्थर चलने लगे उन लोगों ने उनको रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बीच भीड़ से जो पत्थर चल रहे थे वो पत्थरबाज मान नहीं रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों की एक प्लानिंग रहती है कि भीड़ में चेहरा बनकर के शामिल हो जाओ और दंगा कराओ। अब एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और इससे जांच से जो तमाम सबूत हाथ लग रहे हैं उनके विहाय पर अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं। देखना ये होगा कि हाथरस कांड की जब परतें खुल रही हैं तो उसके बाद क्या कुछ और नए किरदार सामने आते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बिहार की होगी। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? जी हां, जनता के बीच पहुंचा है एएनबी न्यूज। मतदाताओं के मन में क्या है ये जानने की कोशिश की गई है। की बार किसकी सरकार, खजौली विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हैं, एएनबी का टीम। हम सवाल करेंगे जनता से कि आखिर अब की बार किसकी सरकार बनना चाहिए और किसकी तरफ वोट जाना चाहिए। किसको वोट देंगे आप? किसको देंगे? डॉक्टर साहब को देंगे वोट। देंगे आप? क्या किया उन्होंने आज तक? बहुत विकास किए हैं, क्या विकास किया? बहुत कुछ किया है, बहुत करेंगे आगे भी। क्या क्या किया उन्होंने? बहुत किया है समाज के लिए, हम लोग के लिए। आपने कहीं देखा होगा विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा का, तो आपने देखा किसको वोट देंगे आप? किसी को नहीं देंगे। हम आए हैं भंडारा में, हम आए हैं जी, किसको देंगे? एपी सिंह क्या काहे देंगे आप? बहुत किसको देंगे? डॉक्टर साहब। क्यों भाई? क्यों भाई, क्या किया उन्होंने? हमारे यहाँ का लोग है, क्या है हमारे ग्रामीण। आप बताएं, क्या किसको देंगे वोट? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कहेंगे। जनता किसकी तरफ रुख लेगा? जिस तरह होगा वो होगा। जनता किसकी तरफ? डॉक्टर साहब की तरफ सर, वो काम करता है, बहुत करता है, गरीब को मदद करता है, हर जगह सहयोग करता है। वो सर काम अच्छा किया, सबको फ्री में काम करता है और सब कुछ करता है, जहाँ जहाँ मदद होता है वहाँ पर पहुँचता है। एपी सिंह सर सबको दान पुण्य करता है। युवा है आप जी। 15 साल के सर क्षेत्र में जो मेरे सीताराम विधायक है वो कुछ नहीं कर पाया, और रह गया मेरे एपी सिंह। गाँव में जयनगर क्षेत्र पूरा खजौली विधानसभा में जो इतना काम करके दिया है वो कोई नेता नहीं दिया है, जब तक ये क्षेत्र में भी अभी नहीं है। अगर क्षेत्र में आएंगे तो हम लोग को संभव है कि क्या कर पाएंगे वो, समझे। और रह गया दूसरा मेटे को तो बात ही नहीं कर सकता हूँ, मैं सीताराम का विरोधी आदमी हूँ, एकदम कट्टर। सवालों के घेरे में कई प्रत्याशी हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे, कई महिलाएं भी यहाँ पे। किसकी तरफ आपकी रुख होगी? डॉक्टर एपी सिंह काहे का? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, क्या किया उन्होंने? बहुत विकास किए हैं समाज में और आगे करेंगे। समाज को क्या किया? तो डॉक्टर है, डॉक्टर के काम करेंगे ना। डॉक्टरों की तरफ से बहुत मतलब आपकी तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्टर साहब दवाई करे है, सहायता करे। और क्या? आप युवा हैं, आप बताएंगे कि आखिर में डॉक्टर साहब की तरफ रुख लोग ज्यादा कर रहा है जनता, आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल के भी हैं और काम भी करते हैं, लोग गरीबों की मदद भी करते हैं, हर तरह से करते हैं। अभी हाल में कोरोना काल था, ट्रैफिक की स्थिति चल रही थी पूरे विश्व में। इस दौरान में आपके क्षेत्र के लोगों को उन्होंने क्या सेवाएं किया? बहुत सारे किया उन्होंने, अपनी परवाह छोड़ करके दूसरे को मास्क, खाना, सारा चीज मुहैया करवाए हैं, खाना पीना सारा चीज। तो इसीलिए उनको ही जाना चाहिए और सारे हमारे जितने क्षेत्र के लोग हैं सब डॉक्टर एपी सिंह को ही। इस विधानसभा में कई लोग हैं, बीजेपी भी है, आपका आरजेडी भी है, महागठबंधन, राजग, सब लोग मौजूद है, तो किधर आपका रुख होगा? हम डॉक्टर साहब बड़े चेहरे भी दिखाई दे। हाँ, निर्दलीय से हमारे डॉक्टर साहब एपी सिंह ने हमारा गार्जियन है और बहुत जनता को भलाई किए हैं। हमारा घर शेली वेली पड़ता है, तो शेली वेली को भी
आपको व्यक्तिगत तौर पे किया ना जी नहीं पूरा खजौली विधानसभा और समाज को लेकर ही चले हैं। इसलिए हम डॉक्टर साहब को चाहते हैं और आगे बढ़ावे। ये वरिष्ठ हमारा नेता हैं और बुजुर्ग लोग हैं और बहुत गरीबों को भलाई किए हैं, बहुत मदद किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार भी आगे इनको बढ़ावें और जनता की सेवा में ये बहुत विकसित किया है और करेंगे। सजौली में बेरोजगारी के दंश खास करके युवा झेल रहे हैं, उसमें आपके चिकित्सक महोदय क्या कर पाएंगे? फ्री इलाज करते हैं, अभी फिलहाल करते हैं, बाद में भी करेंगे। बेरोजगारी के दंश की बातें मैंने किया, शिक्षा की बातें मैंने नहीं किया, चिकित्सक के बारे में नहीं किया। तो हम लोग इनको जिताएंगे, जो भी होगा वो करेंगे, हर क्षेत्र में वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब बीजेपी के नए नए चेहरे हैं, खास करके वो लोग तो कुछ नहीं किए हैं। सारे आदमी जितना भी है क्षेत्र का सारा विरोध कर रहे हैं, इसलिए निर्दलीय डॉक्टर AP सिंह को खड़ा किया जा रहा है। सारे आदमी के हम लोग इनको जिताएंगे और ये क्षेत्र में जितने बेरोजगार हैं, खास करके युवा और बूढ़े जो असहाय है, उन लोग की मदद करेंगे। आप ही हैं यहाँ पे, मैं आपसे बात करूंगा, किसकी तरफ आपकी रुझान हो? मेरा रुझान तो निर्दलीय डॉक्टर AP सिंह है, सबसे वरिष्ठ नेता है। तो कुछ किया ही नहीं आज तक। पूरा किए हैं, क्या किया? वो बाढ़ पीड़ित हो, कोरोना पीड़ित हो, हर समय हर चीज से, चाहे वो भोजन का हो, मास्क का हो, हर व्यवस्था गांव जा करके पंचायत जा करके पूरा सहयोग किए हैं, हर रूप से किए हैं। एनी टाइम आपदा हो विपदा हो हर समय खड़ा रहते हैं, हर जगह खड़ा रहते हैं। पूरा विधानसभा में जयकार मचा हुआ है इनका। माता जी आप ही हैं यहाँ पे, आपको वृद्धा पेंशन मिला है? नहीं मिला है। आपने कहा विधायक जी से कहा, जो यहाँ पे जो जीते हुए थे पहले? हाँ कहा, नहीं हुआ। गन्ना साहब को कहा, नहीं हुआ। अच्छा, आप बताएंगे यहाँ पे कौन कौन लोग खड़े हैं? यहाँ डॉक्टर AP सिंह खड़े हैं, सीताराम यादव वर्तमान विधायक खड़े हैं, अरुण शंकर प्रसाद खड़े हैं और इत्यादि बहुत खड़े हैं। किसकी तरफ आपकी रुझान हो? मेरी रुझान डॉक्टर AP सिंह के पास, वो गरीबों के मसीहा जी। कैसे आपकी नजरों में? आपकी जी मेरे नजरों में नहीं, खजौली विधानसभा के सबसे पहले मानचित्र पे अभी डॉक्टर AP सिंह हैं, सबसे अच्छे रुझान से निकलेंगे। लेकिन युवा भी हमारे साथ में है। अब सबसे दंश झेलने वाले खास करके ये जो आपकी विकास की दौर है, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, जो बदहाल की स्थिति, अभी हम लोग आ रहे हैं पटना से, हम लोग ने देखा काफी बदहाल की स्थिति है, सड़क भी अच्छे नहीं है, शिक्षा के भी अभाव है, चिकित्सा का भी अभाव है, अस्पताल भी नहीं है, तो उसमें आप क्या कर पाएंगे? हमको नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। और बहुत सारा नेता आया गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं, सभी के लिए ऐसे ही करेंगे। माने ये जनता का बेटे हैं या अभिभावक के रूप में सामने आएंगे? ये पूरा जनता के लिए। क्या कहें? तो जितना भी नेता आतंक जीत गए हैं, वो भी तो कुछ नहीं कर पाए, आए हैं जीत के भी चले गए। क्योंकि कोरोना काल हो या बाढ़ पीड़ित हो, सभी के लिए अच्छे काम किए उन्होंने। मास्क बांटे, खाना का प्रबंध किया, जितना कोरोना पीड़ित लोग थे सभी को प्रबंध किए। और जितना आए नेता देखने भी नहीं आए, या बीजेपी वाले हो, RJD हो, कोई भी हो। बिहार में जातिगत खास करके वोट की बातें सामने में आता है। अगर जातिगत वोट की बातें करें, खास करके आपकी संप्रदाय के जो लोग हैं, उनकी रुझान किस तरफ आपकी जाएगा? खजौली विधानसभा में AP सिंह जो है ना, क्योंकि कोरोना में घूमे हैं, गाँव घूमे हैं, और नेता लोग घर पे सोए हुए थे, बुलाने पर भी, फोन करने पर भी नहीं आए। मास्क बांटे हैं, साबुन बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, लोगों को इनके प्रति संपत्ति है। लेकिन अनाज नहीं बांटा इन्होंने, ये अनाज नहीं बांटा, जो कि बुनियादी सुविधा में सबसे ज्यादा माना जाता है। अनाज बासोपट्टी पूर्वी में बांटे हैं, वहाँ जो सावजी मोहल्ला में बांटे हैं, पासवान टोल में गए थे, अपने गए थे, साक्षात गए थे, वहाँ भी बांटे हैं। और उनके बाद सबसे वाली विशेषता ये भी है। लेकिन एक बात सामने में दिखाई दे रहा है कि सजौली विधानसभा में दो लोग जो सामने में खड़े हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग दिख रहे हैं, जो इनके साथ में खड़े हैं। आपसे भी बात करेंगे। क्या आपने देखा ऐसा कि आप इनकी तरफ रुझान ले? जिन्हें रुझान में इसलिए ले लिया, वे सनातन धर्म के रखवार भी है, गरीबों के मसीहा भी है, चिकित्सा से जुड़े हुए तो जनसेवा भी काफी निसहाय लोगों को भी करते हैं, रोड के भी देख रेख करते हैं, कॉलेज के भी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, 10+2 बहुत सारे इनके हाथ से काम हुआ है। बहुत शिलान्यास भी हुआ है, मंदिर पे तो खास करके हुआ है, स्कूल कॉलेज में, बुनियादी जगह पे, जहाँ सनातन धर्म की चीज लुप्त हो गई थी, उस लुप्त चीज को इन्होंने धरातल पे ले आके सेवा कर रहे हैं हम लोग को। बिल्कुल। लगभग 1974 के दशक में एक ऐसे शख्सियत का नाम उभरा था जिसका नाम है
एपी सिंह। कहने को तो चिकित्सक है, लेकिन जो समाज की जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, एक अपने यहाँ पे अनूठा पहल तो जरूर है। वे अभी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर में आप वोट मांगने जनता के बीच में जाएंगे तो आखिर ऐसा आपके अंदर में है क्या जो वोट मांगेंगे? क्या किया आप 40 वर्ष में जो कुछ भी किए हैं, समाज के एक एक लोग इस बात को देखा है। जहाँ तक शुरुआत की बात है, मैं चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।